Hello kids, good morning. Welcome to Patel Science Academy. Dear kids, in this lecture I am explaining you about the C4 pathway which is also called Hatch-Slack pathway. इस लेक्चर में फुल डिटेल देखेंगे C4 पाथवे क्या है। फोटोसिंथेसिस का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको C4 पाथवे या C4 साइकिल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने C3 साइकिल देखा था। ऐसे प्लांट जिसमें ग्लूकोज तैयार करने के टाइम पर पहली स्टेप जो होती है कार्बोक्सिलेशन, उसमें 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड तैयार होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको C4 पाथवे बोलते हैं। थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। MD हैच ये एक साइंटिस्ट का नाम है और CR स्लैक ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। व्हाइल वर्किंग ऑन द शुगर कैन फाउंड फॉर द 4 carbon compound that is dicarboxylic acid as the first stable product of the photosynthesis. Dear students, ये जो हैच है और स्लैक है, ये जो दो साइंटिस्ट थे, ये शुगर कैन पर जो है वर्किंग कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस टाइम पर इनको ये एक डिस्कवर हुआ कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस करते टाइम पर जो पहला स्टेबल कंपाउंड जो है उनको 3 कार्बन वाला नहीं 4 कार्बन वाला मिलता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इंस्टेड ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड इज़ प्रोड्यूस। दैट्स वाई ऐसे प्लांट को इन्होंने कहा HSK पाथवे वाला प्लांट या फिर C4 प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जिसमें फ़ोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल जो होता है, जिसमें जनरली C3 साइकिल यानी प्लांट्स में 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो तैयार होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, हैच और स्लेक ने बताया कि उसमें 3 नहीं 4 कार्बन वाला पहला कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड तैयार होता है जो बाद में लास्ट में जाके ग्लूकोज बनाता है। तो कैसे बनाता है वो हम देखेंगे इस लेक्चर में, लेकिन इसकी जानकारी आपको इतनी हो जानी चाहिए कि पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला है, इसीलिए ऐसे प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोलते हैं, यानी HSK पाथवे बोलते हैं या C4 पाथवे बोलते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड टू ऑकर इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासेस एंड सम डाइकोटिलीडॉन्स। दुनिया के कुछ डाइकोटिलीडॉन्स में और कुछ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ग्रासेस में जो प्लांट्स है उनमें ये C4 पाथवे देखा गया है ग्लूकोज को तैयार करने के लिए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट्स जैसे कि शुगर केन, मेज़ और सॉर्गम जैसे जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते टाइम पर C4 पाथवे को फॉलो करते हैं और अपना ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हमने ये देखा कि कुछ प्लांट्स दुनिया में ऐसे हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासेस रीजन में, जैसे ग्रासेस है या कुछ डाइकोटिलीडॉन्स है या कुछ मोनोकोटिलीडॉन्स जैसे शुगर केन, मेज़ और सॉर्गम है। ये C3 साइकिल करने के इंस्टेड ऑफ C3 साइकिल दे फॉलो C4 साइकिल। C3 साइकिल इनके अंदर नहीं है, C4 साइकिल को फॉलो करते हुए ये ग्लूकोज तैयार करते हैं और लास्ट में C3 साइकिल को फॉलो करते हैं। तो क्योंकि ये C4 साइकिल को फॉलो करते हैं, इसके पीछे रीज़न भी होगा। इनके लीफ में, इनके मेसोफिल सेल्स में, इनके जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। तो इसीलिए हैच और स्लेक ने ये बताया कि कुछ प्लांट्स दुनिया में फोटोसिंथेसिस करने के लिए C4 पाथवे को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं उसकी डिटेल हम देखते हैं। द प्लांट्स इन विच CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिक्सेशन टेक्स प्लेस बाय द केल्विन साइकिल आर कॉल्ड C3 साइकिल। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि वो प्लांट जो केल्विन साइकिल को फॉलो करते हैं उनको C3 प्लांट बोलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनका पहला प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन वाला है, 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 PGA उनका पहला प्रोडक्ट होता है, इसलिए उनको C3 प्लांट बोलते हैं। बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 इज़ 3 PGA। ये अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि 3 कार्बन उसमें होते हैं इसलिए केल्विन साइकिल को C3 साइकिल हम बोलते हैं, पहला स्टेबल कंपाउंड। बट इन द हैच एंड स्लेक पाथवे क्या होता है? द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन इज इंस्टेड ऑफ 3 कार्बन 4 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला पहला कंपाउंड इनको मिलता है और उसका नाम PGA नहीं है, उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यानी C4 पाथवे में सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड जो है OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तैयार होता है, PGA तैयार नहीं होता। इसीलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं या C4 पाथवे बोलते हैं। या स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में जो मैंने समझाया मुझे यकीन है you got it and you understood all the points why we call this type of plant C4 plants, because the first stable compound during the formation of the photosynthesis glucose
is having 4 carbon and its name is oxaloacetic acid. So dear student, I hope you got about all the points of this slide. Let's see the next slide. Dear student, anatomy of the leaves of C4 plant is different from the C3 plants. अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो C3 के बजाय C4 पाथवे को क्यों फॉलो कर रहे हैं ग्लूकोज तैयार करने के लिए? क्योंकि उनके लीफ की स्ट्रक्चर ही थोड़ी सी हट के है, स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा C4 प्लांट के कंपैरिजन में डिफरेंट है। इन द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स, और ऐसी प्लांट्स को कैरेंस एनाटॉमी बोलते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर C3 साइकिल के बजाय C4 पाथवे चलता है ग्लूकोज तैयार करने के लिए, वो उनकी लीफ क्रेंस एनाटॉमी दिखाते हैं, यानी उनकी स्ट्रक्चर को क्रेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक्चुअली ये क्रेंस स्ट्रक्चर मतलब जैसे नेकलेस, लेडीज़ लोग जो नेकलेस पहनते हैं वो नेकलेस कैसे दिखता है वैसी इसकी तरह थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये नेकलेस की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर को लीफ के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट में, उसको क्रेंस एनाटॉमी बोलते हैं। तो आप याद रखिए C4 प्लांट में लीफ की स्ट्रक्चर क्रेंस की तरह यानी क्रेंस एनाटॉमी होती है। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं। In the leaves of such plants there is a bundle sheet around a vascular bundle. vascular bundle जो है डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको बताता हूँ, vascular bundle के अराउंड में, उसके सराउंडिंग में आपको एक बंडल शीट दिखाई देगी C4 प्लांट्स में। जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ये है, अगर हम ऊपर से आए तो ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद इसमें ये मीज़ोफिल सेल दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे, ये सब मीज़ोफिल सेल्स है। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर मैंने पहले आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जनरली हमने देखा था ग्रैना होता है, स्ट्रोमा होता है, लेकिन उसमें C4 प्लांट्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस मीज़ोफिल सेल्स में, इस लीफ के स्ट्रक्चर में जो वास्कुलर बंडल है, वास्कुलर बंडल, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वास्कुलर बंडल है। इसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं, यानी प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये इसको वास्कुलर बंडल बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वास्कुलर बंडल के अतराफ में, अराउंड द वास्कुलर बंडल, यहाँ पर एक बंडल शीट भी दिखाई देगी C4 प्लांट में। यानी C4 प्लांट की ये ख़ास बात है कि इट इज़ सराउंडेड बाय द बंडल शीट अराउंड द वास्कुलर बंडल, यानी ये वास्कुलर बंडल जो है, जो जाइलम और फ्लोएम जिसके पार्ट है, उसके सराउंडिंग में बंडल शीट ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, ये जो सेल्स ऑफ बंडल शीट है, ये बंडल शीट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में, वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में ये बंडल शीट सेल आपको दिखेंगे। तो ये बंडल शीट सेल जो है ये स्पेशल है, जो कि C3 प्लांट में एब्सेंट रहते हैं, और इसीलिए इसको क्रेंस एनाटॉमी बोलते हैं। और डिटेल में हम देखेंगे, जैसे देखिए अभी कंपैरिजन करके देखते हैं अपन C3 प्लांट का C4 प्लांट से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो C3 प्लांट का C4 प्लांट से अपन कंपैरिजन करके देखते हैं। देखिए लेफ़्ट साइड में C3 प्लांट के लीफ की स्ट्रक्चर है, और राइट साइड में C4 प्लांट के लीफ की स्ट्रक्चर है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर का पार्ट देखते हैं। ये इसका अपर एपिडर्मिस है, ये इसका अपर एपिडर्मिस है, ये इसका लोअर एपिडर्मिस है, ये इसका लोअर एपिडर्मिस। अब बीच के पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं। पहले C3 प्लांट्स को देख लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसके मीज़ोफिल सेल है, उसमें ये पेलिसीड टिश्यू है, ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से, जो लूजली अरेंज है, और ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं आपको। ओके, और उसके अंदर है बंडल शीट, ये दिख रहे हैं बंडल बंडल बंडल। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है जो वाटर और मिनरल्स को कैरी करवाते हैं, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं, ये बंडल शीट सेल। ठीक है, उसमें आपको ये वेंस दिखेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं C4 प्लांट्स की तरफ। C4 प्लांट्स में ये अपर शीट है, अपर और लोअर एपिडर्मिस ऊपर और नीचे आपको दिख रही है। उसमें ये स्ट्रोमा सेल लोअर एपिडर्मिस के बॉर्डर पर है जो ट्रांसपिरेशन करवाते हैं, वो अभी अपना वो पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये सब मीज़ोफिल सेल्स दिख रहे हैं जो आपको यहाँ पर पहले से मीज़ोफिल सेल टिश्यू यहाँ पर आपको दिखे थे, और इधर आपको दिख रहे हैं बंडल शीट सेल। तो वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में क्या आपको चेंज दिखा, ये ज़रा एक बार स्ट्रक्चर आप देखिए। और यहाँ पर आपको ये
स्ट्रक्चर में चेंज दिखेगा। और यहाँ पर एक बार ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं ये C4 प्लांट के स्पेशल चेंजेस है। इस स्ट्रक्चर को क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो वास्कुलर बंडल होता है, वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय द बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल की आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें देखिए क्या चेंज है और इसमें देखिए क्या चेंज है। तो C4 प्लांट्स में ये वास्कुलर बंडल में चेंज होने की वजह से, यानी स्ट्रक्चर में, लीफ की स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से ये प्रोसेस दो जगह पर होता है, वो उसकी डिटेल अभी हम देखते हैं। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में C3 प्लांट है, राइट साइड में C4 प्लांट है। दोनों की स्ट्रक्चर में आपको चेंज खुद ही दिख रहा होगा। मेसोफिल सेल्स का अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है, वेन्स और स्ट्रोमा कैसे है, आपको दिख रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए ये C3 प्लांट्स का वास्कुलर बंडल है और ये C4 प्लांट का वास्कुलर बंडल है, और उसके सराउंडिंग में आपको दिख रहा होगा एक ये बंडल शीथ सेल का एक पूरा अरेंजमेंट एक ऐसा है जैसे दूर से ये नेकलेस की तरह दिखता है, और उसको हम क्रेन्स बोलते हैं। तो C4 प्लांट में ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ये स्पेशल अरेंजमेंट है जिसको क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं, जो इसमें एब्सेंट है C3 प्लांट्स में। तो क्योंकि स्ट्रक्चर क्रेन्स एनाटॉमी की तरह है, क्रेन्स है, इसलिए ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म होता है वो ज़रा अलग तरीके से फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है हम देखते हैं अभी आगे। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, जिसके अतराफ़ में बंडल शीथ सेल आपको मिलेंगे जो एक क्रेन्स की तरह, नेकलेस की तरह दिखाई देते हैं। तो आप देखते हैं मेन क्या चेंज है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज एक्सेप्टेड बाय द 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। या स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला चेंज आपको क्या दिखा कि C3 साइकिल में जो CO2 इंटर होता है डार्क रिएक्शन में, केल्विन साइकिल में, तो सबसे पहले वो CO2 किससे जाकर मिलता है, RuBp से जाके मिलता है, और 6 कार्बन कंपाउंड जो अनस्टेबल होता है वो तैयार होता है। लेकिन और बाद में वो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन C4 पाथवे में थोड़ा चेंज है। C4 पाथवे में क्या हुआ, जैसे ही CO2 एंटर हुआ उसके पास RuBp नहीं है, वो RuBp के बजाय किसके साथ मिला है, वो कंबाइन हुआ है एक फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के साथ जो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर RuBp है ही नहीं, तो इसका मतलब यहीं से चेंज शुरू हो गया। तो इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है C4 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे कंबाइन हुआ एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द 4 कार्बन कंपाउंड, जिससे पहला वाला जो कंपाउंड तैयार हुआ स्टेबल कंपाउंड उसमें 4 कार्बन है। यहीं पर ये चेंज हमको देखने को मिला, इसलिए इसको C3 नहीं C4 प्लांट या C4 साइकिल बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेस नाम का एंजाइम यानी पेप्को एंजाइम की हेल्प लेकर ये पेपा और CO2 दोनों मिले और 3 कार्बन वाला नहीं 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड तैयार हुआ जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल को C4 साइकिल बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये ऑक्सैलिक एसिड का इस ऑक्सैलो एसिड इज कन्वर्टेड देन इनटू द 4 कार्बन कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड मैलिक एसिड, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर काय में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में, एंड मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि अभी जो सबसे पहला CO2 एंटर हुआ वो क्लोरोप्लास्ट में गया, लेकिन किसके क्लोरोप्लास्ट में गया, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में गया। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दो जगह पर है, एक मेसोफिल सेल में है और दूसरा बंडल शीथ सेल में है जो वास्कुलर बंडल के अराउंड में है। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों की स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर थोड़ा C3 साइकिल के C3 प्लांट के कंपैरिजन में डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी क्या हुआ, पहले स्टेप में CO2 आया, पेपर से मिला और 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तैयार किया जो अभी मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मैलिक एसिड अब ये ऑक्सैलो जो मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट में पहला जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तैयार हुआ जो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, अब वो वहाँ से निकल कर दूसरे वाले क्लोरोप्लास्ट में गया। किसके क्लोरोप्लास्ट में गया, वो गया बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। पहले कहाँ गया था, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। इसको डायग्रामेटिकली भी मैं ग्राफिकली भी इसको समझा के दूंगा। तो अब ये मैलिक एसिड किधर है, क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन किसके, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। स्टार्ट में वो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में था। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। यार मैलिक एसिड विच इज़ 4 कार्बन कंपाउंड इट कन्वर्टेड टू द पायरुविक एसिड
with the three carbon with the release of CO2 in the cytoplasm। तो मैलिक एसिड जो अब क्लोरोप्लास्ट में चला गया किसके, बंडल शीट सेल के, जो उस नेकलेस की तरह दिख रहा था, तो वो अब 3 कार्बन वाले एक कंपाउंड में यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से एक CO2 निकल जाता है। अब एक कार्बन निकल गया तो 4 में से एक कार्बन निकल गया तो 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड तैयार हो गया, पायरुविक एसिड। ओके, दस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस इन द बंडल शीट सेल। तो इसका मतलब बंडल शीट सेल में ये जो काम हो रहा है, इसमें CO2 रिलीज़ हुआ, इसलिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीट सेल में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्लोरोप्लास्ट ऑफ दीज बंडल शीट सेल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर द केल्विन साइकिल। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर CO2 मिल गया। अब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल यहाँ पर अब हो सकता है बंडल शीट सेल में। तो बंडल शीट सेल में क्योंकि उसके लिए एंजाइम्स भी प्रेजेंट है और CO2 भी अभी जो है रिलीज़ हो गया है, तो केल्विन साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 RUBP। अब आपको याद आ रहा होगा केल्विन साइकिल में RUBP से ही CO2 सबसे पहले मिलता है और तैयार करता है 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड 3PGA। तो बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 RUBP कार्बोक्सिलेज पार्टिसिपेट्स, यानी ये जो एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज, ये अब C3 साइकिल में एंट्री करता है एंड नॉट इन द फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर एम्पल अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ने बंडल शीट सेल के CO2 को रिलीज़ कर दिया है। तो C3 साइकिल यहाँ पर होगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में होता है। तो शुगर फॉर्म इन द केल्विन साइकिल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम। और डियर स्टूडेंट, इस तरह से C3 साइकिल में अगर एंटर किया तो आपको मालूम ही है C3 साइकिल के 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो इसमें कार्बोक्सिलेशन होके RUBP से CO2 मिलता है और 6 का अनस्टेबल कंपाउंड 6 कार्बन वाला तैयार होता है, जो बाद में 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA में कन्वर्ट होता है। फिर वो उसके 12 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, फिर रिडक्शन करके फिर वो जो है नेक्स्ट कंपाउंड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जो उसके 12 मॉलिक्यूल्स, और बाद में वो ग्लूकोज तैयार करते हैं और बचे हुए 10 मॉलिक्यूल जो है वो RUBP फिर से तैयार करते हैं। तो इस तरह से केल्विन साइकिल में इन्होंने एंट्री किया और ग्लूकोज तैयार कर लिया, और वो ग्लूकोज जो तैयार किया अब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वो काय में, मेसोफिल सेल के फ्लोएम में। यानी फ्लोएम में अब उस कार्बन डाइऑक्साइड उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फ्लोएम उसको जो है कैरी करेगा बॉडी के दूसरे पार्ट में। पायरुविक एसिड जनरेटेड इन द बंडल शीट सेल री एंटर्स द मेसोफिल सेल्स। समझ के डियर स्टूडेंट, जो पायरुविक एसिड जो बंडल शीट सेल में तैयार हुआ था, वो अब वापस से मेसोफिल सेल के में एंट्री करता है और जनरेट करता है पेपा फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड। क्यों तैयार करता है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड, क्योंकि वापस से अगर फिर से C4 साइकिल को कंटिन्यू करना है तो फिर से चाहिए पेपा, क्योंकि पहली बार वाला तो यूज़ हो गया। इस काम के लिए एक ATP चाहिए। तो पायरुविक एसिड फॉस्फेनॉल पेपा तैयार करने के लिए, यानी C4 साइकिल स्टार्ट करने के लिए पेपा चाहिए, और पेपा तो पहले ही यूज़ हो गया, इसलिए वापस से इसको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए पायरुविक एसिड मेसोफिल सेल में दोबारा से एंट्री करता है और पेपा तैयार करता है, लेकिन उसके लिए चाहिए एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस ये है, ATP चाहिए। और कैसा है उसका भी मैं आपको पूरा गणित बता देता हूँ। सिंस दिस कन्वर्जन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द AMP नॉट ADP, क्योंकि ऐसा करने के टाइम पर जो है ATP का यूज़ होता है और AMP तैयार होता है, ADP तैयार नहीं होता, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तैयार होता है। तो इसीलिए 2 ATPs आर रिक्वायर्ड टू रीजनरेट द ATP फ्रॉम AMP। अब AMP के पास एक ही फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट है। ADP अगर होता तो एक ही फॉस्फेट चाहिए था ATP बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर AMP बना है, इसलिए 2 ATP चाहिए AMP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि 2 ATP क्यों चाहिए, क्योंकि 2 फॉस्फेट मिलेंगे तो तभी जाके AMP ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए थोड़ा सा इस ATP इसमें ज़्यादा चाहिए। C4 साइकिल रिक्वायर्ड 12 मोर एडिशनल ATP। C3 के कंपैरिजन में 12 ATP और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ADP के बजाय AMP तैयार हुआ है और AMP के पास एक ही फॉस्फेट रहता है, इसलिए इसको 2 फॉस्फेट चाहिए ATP बनने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि C3 पाथवे रिक्वायर्स 18 ATP फॉर द सिंथेसिस ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। C3 साइकिल में 18 मॉलिक्यूल चाहिए, जो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया। लेकिन C4 साइकिल में क्योंकि
थोड़े से 12 ATP ज़्यादा चाहिए, इसलिए 18 + 12 इसमें 30 मॉलिक्यूल ऑफ ATP चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपके समझ में आ रहा है। C4 plants are better photosynthesizer as compared to C3 plants as there is no photophosphorylation फोटो रेस्पिरेशन इन दिस प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स जो है बेटर तरीके से फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही अपना CO2 रिलीज़ करते हैं। मोर एवर C4 प्लांट कैन फिक्स द CO2 इवन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 इज़ इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लो। पहले ही मैंने आपको समझाया, अगर एटमॉस्फेयर में CO2 कम भी है तो भी इनके C4 के लिए ये बात कोई हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये C4 बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में CO2 रिलीज़ करते हैं और 4 कार्बन वाले कंपाउंड को, मैलिक एसिड को 3 कार्बन वाले कंपाउंड में यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके दिखाती है। तो इनको CO2 का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिए, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। C4 पाथवे 2 जगह पर हो रहा है। ऊपर वाला मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है, नीचे वाला जो है बंडल शीट सेल में हो रहा है प्रोसेस। तो मेसोफिल सेल में सबसे पहले देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले देखिए, एटमॉस्फेयर से CO2 एंटर हो गया। ये देखिए, ये CO2 यहाँ पर एंटर हो गया। एंटर हुआ तो सबसे पहले फॉस्फोइनॉल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से इसने फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के साथ रिएक्शन किया, दोनों मिले, और मैंने पहले ही बता दिया 4 कार्बन वाला एक एसिड तैयार किया जिसका नाम है OAA यानी ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये काम सब डियर स्टूडेंट कहाँ हो रहा है? मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो अभी क्या तैयार हो गया? 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड OAA। ठीक है, अब ये OAA मेलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से NADPH2 को यूज़ करता है और NADP में कन्वर्ट कर देता है, और मेलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है मैलिक एसिड बन जाता है, जिसको मेलेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको सब समझा चुका हूँ, अभी सिर्फ डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। फिर ये मेसोफिल सेल में जो मैलिक एसिड तैयार हुए, अब ये मैलिक एसिड किसके क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं? बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं, और यहाँ से फिर ये एक NADP को यानी H रिलीज़ करते हैं, और NADP NADPH2 में कन्वर्ट होता है मैलिक एंजाइम की हेल्प लेकर, और मैलिक एसिड जो अभी बंडल शीट सेल में आ गया है मेसोफिल सेल से, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते होते ये एक CO2 रिलीज़ करता है, जो मैंने पहले ही बताया। इसका मतलब ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो है अब 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक CO2 रिलीज़ हो गया। अब CO2 अगर अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और केल्विन साइकिल स्टार्ट होते होते लास्ट में ग्लूकोज बनेगा, यानी मेसोफिल सेल में ग्लूकोज नहीं बना, बंडल शीट सेल में ग्लूकोज बना। ओके डियर स्टूडेंट, और ये फ्लोएम में जाता है और पूरे बॉडी में प्लांट्स के पहुंच जाता है फ्लोएम के ज़रिए। ओके, तो बंडल शीट सेल में ग्लूकोज बना, लेकिन अब जो पायरुविक एसिड बचे हुए हैं, वो पायरुविक एसिड वापस से फिर कहाँ जाते हैं? मेसोफिल सेल में एंट्री करते हैं। ये देखिए, मेसोफिल सेल में इसके पहले मैं सब समझा चुका हूँ आपको, और ये मेसोफिल सेल में एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद ATP को यूज़ करके AMP में कन्वर्ट करते हैं, और वापस फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड यानी पेपा तैयार करते हैं, ताकि फिर से ये नेक्स्ट प्रोसेस C4 का चालू हो जाए। जैसे RUBP जब C3 साइकिल में ख़त्म हो जाता है तो रीजनरेशन स्टेप करके फिर से RUBP को तैयार किया जाता है, ऐसे ही इसमें भी C4 साइकिल को वापस से स्टार्ट करने के लिए पेपा चाहिए, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड चाहिए, तो वो फिर से तैयार करना है। तो जो अभी पायरुविक एसिड तैयार हुए वो वापस से मेसोफिल सेल में एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद इसको तैयार करेगा, लेकिन 12 मॉलिक्यूल ज़्यादा चाहिए ATP के, इसलिए 18 + 12 = 30 ATP चाहिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का तैयार करने के लिए। ग्लूकोज तैयार होगा केल्विन साइकिल से ही, लेकिन केल्विन साइकिल करने के लिए इतना घूम फिर के आना पड़ेगा इस C4 प्लांट्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज है, कैरेंस एनाटॉमी है, बंडल शीट सेल जो है वो घेरे हुए है, सराउंडिंग में प्रेजेंट है किसके? वास्कुलर बंडल के, जाइलम और फ्लोएम के। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से C4 प्लांट्स ये प्रोसेस करते हैं, जबकि C3 प्लांट्स में क्या होता है? C3 प्लांट्स में डायरेक्ट CO2 जो है केल्विन साइकिल में RUBP के साथ रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलेज करके, फिर रिडक्शन करता है, रीजनरेशन करता है, और ग्लूकोज यही तैयार कर लेता है मेसोफिल सेल में। लेकिन इसमें थोड़ा सा इतना घूम फिर के आना पड़ता है, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है C4 प्लांट्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था C4 प्लांट्स, C4 पाथवे और कार्बोहाइड्रेट तैयार करने का तरीका कुछ स्पेशल प्लांट में, जिसको C4 प्लांट बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।